करण के गुस्से को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो जैसे आज समर्थ उसके हाथों से बचने वाला नहीं है। करण गुस्से से भरी आंखों को लेकर तृप्ति और समर्थ के नजदीक पहुंच गया और जाते ही समर्थ से गुस्से में आकर कहा, क्या कर रहा है? जबरदस्ती उसके साथ डांस करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ओए, अपनी हद में रह, समझा? समर्थ भी नशे में था और उसने पहले करण की बात को इग्नोर किया और फिर डांस करने लगा। जब थोड़ी देर बाद समर्थ ने करण की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, तब करण ने फिर से एक बार समर्थ के नजदीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओ हेलो, तुझसे बात कर रहा हूं मैं, बहरा हो गया क्या? दिखता नहीं है वो भी मेरे साथ डांस एंजॉय कर रही है, समर्थ ने शरारत भरे लहजे में जवाब दिया। करण ने समर्थ के बिना किसी बात का जवाब दिए तृप्ति को अपने पीछे कर लिया और समर्थ को साइड में कर दिया। इससे समर्थ को तेज गुस्सा आया और वो फिर से एक बार तृप्ति की साइड जाने की कोशिश करने लगा, मगर अब तक करण समर्थ और तृप्ति के बीच आ चुका था। पीछे पलटकर जब उसने तृप्ति की तरफ देखा तो बोला, तृप्ति, तृप्ति, तुम ठीक हो ना? लगता है तुम्हें नशा हो रहा है, चलो घर चलते हैं। मगर तृप्ति तो मानो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। जब उसने देखा कि करण उसके पास आया है तो उसने अपने हाथ करण के हाथों में थमा दिए। अब करण भी कुछ पल के लिए तृप्ति की आंखों में देखकर उसे निहारने लगा। डांस करो ना, देखो कितना मजा आ रहा है, तृप्ति करण की बाहों में खुद को सौंप कर बोली। समर्थ गुस्से में अब खुद ही साइड हो गया था। पीछे से एक बहुत रोमांटिक सा गाना बज रहा था। करण और तृप्ति फ्लोर पर पूरी तरह एक दूसरे के साथ साथ झूम रहे थे। अब करण के हाथ तृप्ति की कमर पर थे और तृप्ति के हाथ करण के कंधे पर, और उनकी नजरें एक दूसरे को बहुत करीब से देख रही थी। करण ने धीरे धीरे तृप्ति के कानों के काफी नजदीक जाकर कहा, तुम ऐसे ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे साथ डांस करोगी। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? तृप्ति ने भी बड़े प्यार से करण के कानों में हौले से कहा। इस तरह से अगर कोई तुम्हारे साथ डांस करेगा तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा ना? करण ने फिर से कहा। ओह, तो इसका मतलब है कि मैं किसी और के साथ डांस नहीं कर सकती? तृप्ति हल्के हल्के नशे में थी। वो ठीक तरह से अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का हल्का मुस्कुराने लगे और साथ ही साथ ब्लश भी कर रहे थे। ये पहली दफा था कि वो दोनों एक दूसरे से इतना नजदीक थे। ये लड़का है कौन? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को समझता क्या है? समर्थ गुस्से में बड़बड़ाता हुआ आयुषी के बगल में बैठ गया। तृप्ति और करण की तरफ गुस्से में देखकर आयुषी ने समर्थ को जवाब दिया और बोली, इस लड़के को तो अभी मजा चखाती हूँ मैं, तब से देख रही हूँ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। इतना कहने के बाद आयुषी धीरे धीरे करण और तृप्ति के नजदीक जाने लगी। करण और तृप्ति एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खोए हुए थे। इतने में ही आयुषी जानबूझकर उन दोनों के बीच आ गई। आयुषी के हाथ में वाइन का जो ग्लास था उसने जानबूझकर करण से टकराकर उसकी शर्ट पर वाइन गिरा दी। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। इतना कहते ही आयुषी करण की शर्ट साफ करने लगी। करण आयुषी के लहजे से ही समझ गया था कि आयुषी ने यह जानबूझकर किया है। बदले में करण आयुषी को रोकते हुए बोला, नो नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मैं 2 मिनट में आया। करण ने तृप्ति से कहा और सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगा। बड़ा आया डांस करने वाला। इतना कहकर आयुषी हंसते हुए वहां से चली गई। क्या हॉट लग रही है यार, क्या डांस करती है ब्लू ड्रेस वाली लड़की। इसने तो पूरे माहौल को और नशीला बना दिया। इसे अपनी बाहों में पाने का मौका मिल जाए तो बस बात बन जाए। राहुल अपने हाथ में मौजूद वाइन का मजा लेते लेते तृप्ति को घूरते हुए देख रहा था। करण राहुल के बगल में ही मौजूद था और करण ने यह बात सुन ली थी। जैसे ही ये आवाज करण के कानों में गई, उसका मानो जैसे खून खौल गया। राहुल आयुषी का ही दोस्त था। राहुल भी किसी अमीर बाप का बेटा था। नशा, दारू, छेड़खानी, छिछोरापंती, ये सब उसके लिए बहुत आम बात थी। करण बिना देर किए हुए राहुल के सामने गया और गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके खड़ा हो गया। करण के सामने आते ही राहुल करण को बिना देखे ही बोला, ओए हटना सामने से, मैं नजारा देख रहा हूं यार। तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? अपने घर पर भी ऐसी बात करता है क्या? करण ने राहुल की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही। क्या क्या बोला तू है कौन बे? राहुल खड़ा हो गया और उसने गुस्से में करण से कहा, मैं कौन हूं वो मायने नहीं रखता। तो लड़की को देखकर क्या कमेंट पास कर रहा था? करण ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ किया मैंने कमेंट पास, तुझे इतनी आग क्यों लग रही है? राहुल करण से बोल पड़ा, लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुझे? हाँ? करण ने राहुल को देखकर कहा, अच्छा तो अब तुझसे मुझे ये सीखना होगा
बड़ाया लड़कियों की परवाह करने वाला, तू है कौन बे? राहुल ने करण को आंखें दिखाते हुए कहा। इससे पहले कि राहुल कुछ और कहता, करण ने राहुल की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे सामने मौजूद टेबल पर जोर से पटक दिया। अचानक पार्टी का माहौल खराब हो गया। डीजे वाले ने तुरंत गाना रोक दिया। सभी लोग टेंस हो गए। करण गुस्से में लगातार राहुल को पटक पटक कर मार रहा था। लड़ते लड़ते उन दोनों का ही नशा उतर गया। जब तृप्ति की नजर करण पर पड़ी तो मानो उसका नशा एक पल के लिए जैसे गुम हो गया। राहुल और करण दोनों ही एक दूसरे को मार रहे थे और दोनों के सिर पर चोटें आ चुकी थीं। करण के होठों के पास से खून निकल रहा था तो राहुल के सिर पर घाव बन गया। तृप्ति हड़बड़ी में दौड़कर करण के पास गई। करण रुक जाओ, लड़ो मत प्लीज। करण रुको, स्टॉप इट। करण उसे छोड़ दो प्लीज। करण मेरी बात तो सुनो। करण स्टॉप इट, करण। लेकिन करण के कानों में तो जैसे मानो तृप्ति की आवाज ही नहीं जा रही थी। राहुल भी अब उल्टा पूरे जोश के साथ करण पर वार कर रहा था। इतने में ही आयुषी भी दौड़कर राहुल के पास आई और वो राहुल को छुड़ाते हुए बोली, राहुल छोड़ो उसे, राहुल मत करो प्लीज। पास में खड़ा समर्थ करण की यह हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आयुषी की बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार राहुल रुक गया, मगर अभी भी उसकी आंखों में करण के लिए गुस्सा दिख रहा था। गुस्से में आग बबूला हुआ राहुल करण को देखकर बोला, हाथ पहले उसने उठाया, मैं तो उसको जानता तक नहीं। शायद ये भूल रहा है ये किससे पंगा ले रहा है। समझा इसको आयुषी, समझा। हाथ पहले मैंने उठाया, मैं मानता हूँ, लेकिन अपनी गंदी जुबान से कमेंट तो तू पास कर रहा था ना। करण ने भी गुस्से में आकर कहा। राहुल आयुषी का अच्छा दोस्त था, वो राहुल का ही साथ देने वाली थी। आयुषी को तृप्ति और करण पर अब ज्यादा गुस्सा आने लगा। लड़ाई रुक चुकी थी। करण तृप्ति के साथ खड़ा था और राहुल को आयुषी ने दूसरी तरफ कर दिया। आयुषी गुस्से में आकर तृप्ति के नजदीक गई और उसे भला बुरा बोलने लगी। आखिरकार तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई दी ना। तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम लोग हमेशा गवार के गवार ही रहोगे। क्या मैंने इसलिए तुम दोनों को पार्टी में बुलाया कि तुम लोग हमारी पूरी पार्टी खराब कर दो? जिस तरह आयुषी तृप्ति से बात कर रही थी, करण से देखा नहीं जा रहा था। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए हाथों को कसकर दबा रहा था। करण आगे जाने ही वाला था कि तृप्ति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और आयुषी की तरफ देखकर बोलने लगी, लेकिन आयुषी सारी गलती करण की तो नहीं होगी ना? तुम बिना पूरी बात जाने कैसे कह सकती हो? मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो इस तरह का लड़का नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सारी गलती इसी की होगी। आयुषी ने तृप्ति की आंखों में देखकर कहा, देखो तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। तृप्ति ने बदले में आयुषी से कहा, क्यों नहीं कर सकती मैं इस तरह की बात? इसने पूरी पार्टी का माहौल खराब कर दिया और मैं कुछ बोलूं भी ना। आयुषी ने बदले में कहा। इससे पहले कि तृप्ति और आयुषी की बात आगे बढ़ती, राहुल ने बीच में फिर से अपना मुंह खोल दिया और करण को देखते हुए कहने लगा, अगर इसको अपनी बंदी से इतना ही प्यार है, उसकी इतनी परवाह है, तो उसको संभाल कर रखे ना। राहुल बस कर यार, पार्टी ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है। इतना कहकर आयुषी ने राहुल को चुप करा दिया। समर्थ राहुल को इशारों ही इशारों में देखकर स्माइल कर रहा था, मानो समर्थ राहुल से ऐसा कहना चाह रहा था कि उसने बहुत सही किया। वहीं राहुल की नजरें अभी भी तृप्ति पर टिकी हुई थी और करण ये बात अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था, मगर करण अब लड़ना नहीं चाहता था। करण तृप्ति की नजर में कभी भी अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता था। जिस तरह तृप्ति करण को इस तरह लड़ता हुआ देखकर घबरा गई थी, वो देखकर करण को भी अच्छा नहीं लगा, मगर इसमें करण की कोई गलती नहीं थी। करण, करण, हमें चलना चाहिए, प्लीज चलो यहां से। इतना कहकर तृप्ति ने करण का हाथ पकड़ लिया। आयुषी अभी भी पूरी तरह से गुस्से में लाल थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि वो तृप्ति को अब एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी। क्या मस्त माहौल है, हफ्ते में इधर एक बार तो आना मांगता है। हाँ उस्ताद, एकदम सही कह रहे हो आप। वहीं दूसरी ओर मौजूद एक टेबल पर विजय उस्ताद अपने पंटर लोगों के साथ इस पार्टी का पूरा मजा ले रहा था और मस्त ड्रिंक कर रहा था। विजय उस्ताद अक्सर इस बार में आया जाया करता था। दूसरी तरफ लड़ाइयां चल रही थी। ये देखकर विजय का मूड पूरी तरह भंग हो गया और वो जरा चिढ़कर एक लड़के से बोला, अबे ओए संजू, कौन है ये? काय को इसने पूरे माहौल की ऐसी की तैसी कर दी यार। जरा देख किसको इतनी खुजली हो रही है। विजय उस्ताद का आदमी संजू पूरी तरह नशे में धुत था। वो कहाँ इतनी दूर से करण को पहचान पाता। उसने नशे की हालत में कहा, अरे उस्ताद, वहां लड़ाई हो रही है, हमको उससे क्या, हम अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं ना। हट, पड़ा रहे साइड में। इतना कहकर विजय उस्ताद अपनी चेयर से उठ गया और थोड़ा आगे जाकर देखने लगा। विजय को भी हल्का हल्का नशा हो रहा था। वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसे दूर से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो थोड़ा और आगे गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने एक दो बार अपनी आंखों को मूंद कर फिर से देखा तो उसके सामने करण खड़ा था।
करण को इस तरह देखकर विजय एकदम से हैरान हो गया। ओ तेरी, ये तो वही लड़का है। बाप रे बाप, ये लड़का तो सच में एक नंबर है। इसने तो दूसरे वाले को अच्छे से बचा डाला। सब कुछ विजय की आंखों के सामने हो रहा था। विजय इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बिना पलक झपकाए करण को लगातार देखे जा रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद विजय अपने आप से ही बड़बड़ा कर बोला, अगर इस छोकरे को अपने साथ नहीं किया तो ये सबका गेम बचा डालेगा यार। ऐसे लोगों की जरूरत है अपनी टीम में। अपन ये मौका गवाएगा नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़के को अपन की टीम में होना मांगता है तो मतलब मांगता है। तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज से विजय चौंक गया और अपने हाथ में मौजूद शराब के गिलास से एक घूंट मारा और उसकी निगाहें फटी की फटी रह गई। विजय उस्ताद और करण का बार बार टकराना क्या महज एक इत्तेफाक था? क्या करण सच में विजय उस्ताद की गैंग ज्वाइन कर लेगा? क्या होगा आगे राहुल और करण की इस फाइट का अंजाम? तृप्ति ने बहुत हद तक करण को संभाल लिया था। माहौल भी थोड़ा शांत होने की कगार पर था, पर राहुल को जिस तरह से करण ने पीट डाला, उसके बदले में राहुल चुप नहीं बैठने वाला था। वो बार बार कुछ न कुछ करण को बातें सुनाए जा रहा था। आयुषी और बाकी लोगों के रोकने के बाद भी राहुल बड़बड़ाने में लगा हुआ था। तृप्ति करण को दरवाजे की तरफ चलने का इशारा कर रही थी। करण तृप्ति की बातों को सुनने के लिए रेडी भी हो गया था। वो दोनों दरवाजे के बाहर जाते इससे पहले पीछे से राहुल गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगा, भागता कहाँ है? अपनी माँ का बेटा है तो लड़कर दिखा मुझसे। अपनी माँ का दूध नहीं पिया क्या तूने? इतना ही दम था हाँ? करण जाते जाते अचानक ही रुक गया। राहुल की यह बात सुनकर करण का खून फिर से खौलने लगा। बड़ी मुश्किल से तृप्ति ने करण को शांत कराया था, मगर राहुल ने फिर से एक बार मानो जैसे अपनी मौत को बुलावा दे दिया था। करण पीछे पलटा। उसने बहुत गुस्से भरी निगाहों से राहुल की तरफ एक नजर देखा और भागता हुआ उसके पास जाकर उसका गला दबाने लगा और गुस्से में आकर बोला, माँ बाप को बीच में मत ला। पहले बता रहा हूं तुझे, ये हमारी लड़ाई है, उसमें दूसरों को मत घसीट। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की? तृप्ति फिर से एक बार करण को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ी, मगर करण ने इतनी जोर से राहुल का गला दबोचा हुआ था कि तृप्ति उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। करण प्लीज छोड़ दो उसे। करण प्लीज यहाँ से चलो। ऐसा मत करो करण, तुम अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हो? उसे बोलने दो जो बोलना है। प्लीज करण, करण चलो यहाँ से। प्लीज करण मेरी बात सुनो। तृप्ति, तृप्ति तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम पीछे हट जाओ, करण तृप्ति से बोला। मगर तृप्ति भी पीछे नहीं हट रही थी। वो अभी भी करण को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि तृप्ति करण को संभाल पाती, करण राहुल को धक्का देते हुए एक टेबल की तरफ लेकर गया। टेबल पर मौजूद कांच का ग्लास करण ने राहुल के सिर पर पटक दिया, जिससे राहुल के सर से खून बहने लगा। पूरे बार में मानो जैसे तहलका मच गया। आयुषी भी काफी डर गई। पास में खड़ा आयुषी का बॉयफ्रेंड नील, उसकी तो मानो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। हट्टी कट्टी बॉडी लेकर भी वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बस आयुषी के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता था। जब नील ने करण को इस तरह लड़ता हुआ देखा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि आयुषी से कहने लगा, आयुषी उसे रोको ना। राहुल क्यों इस लड़के से पंगा ले रहा है? ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा है। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आयुषी तो नील को कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। सभी लोगों की आंखों में एक अलग किस्म का डर तब नजर आ रहा था। कोई भी करण को रोकने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। कहने को तो समर्थ एक बड़े नेता का बेटा था, उसके पास पावर और पैसा दोनों थे, मगर समर्थ अंदर ही अंदर एक डरपोक किस्म का इंसान भी था। करण को इस तरह से खूंखार तरीके से लड़ते हुए देख समर्थ साइड में जाकर बैठ गया। वो करण को बस देखता ही रह गया। राहुल के सिर से खून लगातार बहता जा रहा था, मगर करण अभी भी राहुल को बख्श नहीं रहा था। तभी पीछे से तृप्ति ने एक बार फिर से करण को समझाते हुए कहा, अपने आप को संभालो करण, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो। वो मर जाएगा करण, वो मर जाएगा, रुक जाओ प्लीज। तृप्ति के सामने आज करण की एक अलग ही पर्सनैलिटी खड़ी थी। जिस करण से तृप्ति कुछ दिन पहले मिली थी, ये करण उस करण से मानो जैसे बिल्कुल अपोजिट था। कूल और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ करण अपने हक के लिए इस तरह से भी लड़ सकता है, ये तृप्ति ने आज अपनी आंखों से देख लिया था। कहीं ना कहीं तृप्ति को यह एहसास होने लगा था कि उसकी वजह से यह सारी लड़ाई हो रही है। वो अपने मन ही मन सोचने लगी, अगर किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो करण तो उसे जिंदा मार डालेगा। गाने बजने अचानक बंद क्यों हो गए हैं? क्या चल रहा है इधर? हैरानी भरे लहजे में अक्षय ने डीजे वाले से पूछा। अक्षय उस होटल का ओनर था। अक्षय पास ही बैठकर अपने कुछ काम कर रहा था, मगर अचानक से गाने बजना बंद हो गए
और कुछ तोड़ने फोड़ने की आवाज आ रही थी। तो अक्षय देखने के लिए अंदर चला गया। सर सर यहाँ तो बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, एक दूसरे को मारने पर उतर आए हैं दोनों। उस डीजे वाले ने डर डर कर अक्षय को जवाब दिया। इतने में ही अक्षय दौड़कर अंदर की तरफ गया और उसने देखा कि समर्थ साइड में कुर्सी पर दुबक कर बैठा है। समर्थ को देखकर कहीं ना कहीं अक्षय को मानो जैसे एक राहत महसूस हुई। समर्थ उस इलाके के एमएलए का बेटा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी अक्षय के सिर पर आ सकती थी। अक्षय इस मामले को अच्छी तरह से परखना चाहता था। सबसे पहले उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, क्योंकि जब अक्षय अंदर पहुंचा तो जमीन पर खून खराबा देखकर मानो जैसे उसकी दुनिया हिल गई। वो हैरान हो गया था कि आखिरकार इधर चल क्या रहा है। जब अक्षय ने लड़ाई करने वालों के चेहरे देखने चाहे तो वो थोड़ा आगे बढ़ा और अपने सामने करण को देखकर मानो जैसे अक्षय चौंक गया। वो बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। करण करण यहाँ, वो इतने सालों बाद। करण को देखकर मानो अक्षय का चेहरा खिल उठा। वो करण की तरफ जाने ही वाला था कि इतने में ही समर्थ उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुस्से से बड़बड़ाते हुए अक्षय से कहने लगा, इस लड़के को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे दोस्त की क्या हालत कर दी है, तुम देख रहे हो ना। राहुल को कितनी बुरी तरह मारा इसने। राहुल आयुषी और समर्थ दोनों का ही फ्रेंड था। ये सभी लोग एक ही ग्रुप में थे। समर्थ अंदर ही अंदर डरा हुआ जरूर था, मगर करण को देखकर समर्थ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अक्षय और करण बचपन के दोस्त थे। कुछ सालों पहले करण ने अक्षय की बहुत मदद की थी। गरीबी और जिम्मेदारियों के कारण अक्षय पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब किया करता था। उसे पैसों की बहुत तंगी थी और अक्षय का बॉस उसे टाइम पर सैलरी तक नहीं देता था, बल्कि उससे बहुत सारे काम तक करवाता था। अक्षय बहुत परेशान था और उसकी परेशानी करण देख नहीं सकता था, और अपने दोस्त को परेशानी से बाहर निकालने के लिए करण ने उसके बॉस को एक दमदार सबक सिखाया था। और करण का यह एहसान अक्षय आज तक नहीं उतार पाया था। अक्षय ने समर्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी करण को ही निहारने में लगा था। तभी समर्थ ने फिर से एक बार अक्षय से कहा, ये जानता नहीं है मैं कौन हूं, अभी के अभी 1 मिनट के अंदर इसे अंदर करवा सकता हूं। अक्षय जानता था कि अगर समर्थ ने कुछ भी एक्शन लिया तो करण पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, और अक्षय ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसने समर्थ को अपने अंदाज में संभालते हुए कहा, क्या समर्थ भाई, तुम भी इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर क्या करना है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, तुम राहुल को देखो, अपने दोस्त को लेकर जाओ। यहाँ पर सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? इस लड़के को भी देख लूंगा मैं। अक्षय समर्थ को बहुत अच्छे से जानता था और कहीं ना कहीं उसकी समर्थ से थोड़ी बहुत बनती भी थी, इसलिए समर्थ ने उसकी बात सुन ली। मगर जाते जाते समर्थ गुस्से में अक्षय से कहकर गया, अभी के लिए तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। इसने बहुत गलत जगह हाथ मारा है, ये बचेगा नहीं मेरे हाथों, इसकी तो। इससे पहले कि समर्थ कुछ और कहता, अक्षय ने उसे बीच में ही संभाल लिया। अक्षय समर्थ के नजदीक गया और उसने समर्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहा, अरे भाई, आपको मुझ पर यकीन है ना? तो बस बाकी का मैं संभाल लूंगा, मैं कह रहा हूं ना, आप अभी के लिए जाओ, रिलैक्स। राहुल वहीं इंजर्ड होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। एक तरफ उसके सिर से खून बह रहा था तो दूसरी तरफ वो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो करण को मार गिराना चाहता था। करण और राहुल की लड़ाई ने बहुत भयंकर रूप ले लिया था। तृप्ति करण को अभी भी समझा रही थी, उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर करण पूरी तरह बौखलाया हुआ था। अभी करण किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर तृप्ति अपनी तरफ से सारी कोशिशें करना चाहती थी। करण प्लीज शांत हो जाओ, अब बहुत हो गया। देखो ना तुम्हें कितनी चोट लग गई है, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अपने लिए करण की आंखों में इतनी परवाह देखकर तृप्ति मन ही मन खुश तो थी, मगर वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इन सब चीज में करण को कोई नुकसान पहुंचे। इससे पहले कि करण और तृप्ति कुछ और कहते, अक्षय करण के पास चला गया। उसने करण के कंधे में पीछे से हाथ रखा और बोला, इतने सालों बाद भी तू बदला नहीं है ना करण, आज भी तेरी वही अंदाज, वही रुतबा दिख रहा है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनकर करण एकदम हैरान होकर पीछे पलटा तो उसने देखा कि उसके सामने अक्षय खड़ा है। करण भी अक्षय को बहुत देर तक घूरता ही रह गया। पास में खड़ी तृप्ति समझ नहीं पा रही थी कि अब यह अक्षय कौन है, मगर करण और अक्षय दोनों के चेहरे को देखकर उस वक्त कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो जैसे कितने जन्मों के बिछड़े यार मिल गए हों। मगर करण ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तृप्ति और अक्षय दोनों के होश उड़ गए। सॉरी, मैं आपको जानता नहीं। नहीं जानता मतलब? कैसी बातें कर रहा है तू? मैं अक्षय तेरा दोस्त। अक्षय ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अरे भाई, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? करण ने बदले में कहा,
जब से तृप्ति करण के साथ थी तब से कुछ न कुछ ऐसी चीजें लगातार हुई जा रही थी जिससे तृप्ति ये समझ ही नहीं पा रही थी कि जो लोग करण को पहचान रहे हैं, करण बदले में उन्हें पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। तू मुझे कैसे भूल सकता है? हम दोनों बचपन में साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे। तू सब कुछ कैसे भूल गया? तुझे क्या हो गया करण? अक्षय ने फिर से करण से कहा। अक्षय का चेहरा एकदम उदास हो गया था। इतने सालों बाद वो करण को देख रहा था, मगर करण उसे जिस तरह से पहचानने से इनकार कर रहा था, वो देखकर मानो अक्षय अंदर ही अंदर टूट सा गया। शायद तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत आगे बढ़ गया जिंदगी में, इसलिए तुझे पुराना कुछ याद ही नहीं है। अक्षय ने उदास होकर कहा। हाँ भाई, मैं आपको नहीं जानता, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, करण ने बदले में अक्षय से कहा। अक्षय का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। वो आगे अब करण से कुछ कहना नहीं चाहता था। अब अक्षय कहीं ना कहीं समझ चुका था कि करण को इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उसने सहमति में अपना सिर हिलाया और पीछे पलट कर जाने लगा। इससे पहले कि अक्षय वहां से बाहर चला जाता, पीछे से एक आवाज आती है जिसने अक्षय के कदम रोक दिए। मतलब एक दोस्त अपने दोस्त से इतने सालों बाद छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता? तुझे कैसे भूल सकता हूं मैं मेरे यार। इतना सुनते ही अक्षय का चेहरा मानो फिर से खिल उठा। वो दौड़कर आया और उसने करण को जोर से गले लगा लिया। तृप्ति के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। करण और अक्षय एक दूसरे से ऐसे गले मिल रहे थे मानो जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। करण का गुस्सा मानो जैसे गायब हो गया था। तृप्ति भी उस माहौल में ढल गई थी। गले लगाते हुए अक्षय ने करण से कहा, तू अभी भी नहीं बदला ना? अपनी ये मजाक करने की आदत छोड़ दे मेरे भाई। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मेरे यार? तुझसे मजाक नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? करण ने भी बदले में खुश होकर कहा। एक दूसरे को जमकर गले लगाने के बाद अक्षय ने करण से पूछा, तू इतने सालों तक कहां था दोस्त? तूने क्या किया? तूने मुझे कॉल तक नहीं किया। क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? छोड़ना यार पुरानी बातें, तू कितना बदल गया है। करण ने अपनी बात को घुमाते हुए अक्षय से कहा। बदल तो तू भी गया यार, सब बदल जाते हैं, अक्षय ने कहा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक करण की नजर तृप्ति पर पड़ी। तभी करण ने तृप्ति को अक्षय से मिलवाते हुए कहा, ये तृप्ति है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अक्षय और तृप्ति ने एक दूसरे को देखा और एक छोटी सी स्माइल पास की। आखिर कौन था अक्षय? क्या अक्षय और करण का कोई गहरा राज छुपा था? क्या होगा राहुल से हुई इस लड़ाई का अंजाम? धीरे धीरे पार्टी का माहौल पहले की तरह खुशनुमा होने वाला था। तृप्ति ने भी करण को बहुत हद तक संभाल लिया था और अचानक अक्षय के मिल जाने के बाद करण अब थोड़ा खुद भी संभल चुका था। अक्षय ने समर्थ को भी अपने हिसाब से समझा तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं समर्थ अभी भी शांत नहीं हुआ था। इससे पहले कि करण और अक्षय अपने पुराने दिनों को याद करते, साथ में हंसते खिलखिलाते, अचानक समर्थ ने दूर से ही अक्षय को अपनी ओर आने का इशारा कर दिया। जब समर्थ ने दूर से अक्षय को बुलाया, तब तृप्ति और करण अक्षय को तिरछी निगाहों से देख रहे थे। अक्षय गया और जाते ही अक्षय समर्थ को कुछ कह पाता, उससे पहले ही समर्थ ने गुस्से में आकर अक्षय से कहा, तू ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि ये तेरा जानने वाला है और इसलिए तू इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं समर्थ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें। इससे पहले कि अक्षय अपनी बात पूरी करता, समर्थ ने उसे बीच में ही हाथ देकर रोक दिया और उल्टा अक्षय से कहने लगा, ये तेरा बार है ना? रातों रात एक चुटकी बजाकर बंद करवा सकता हूं मैं, और ये बात तू अच्छी तरीके से जानता है बेटा कि मैं क्या कर सकता हूं। समर्थ को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि करण और अक्षय एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं, क्योंकि जिस तरह से अक्षय ने समर्थ को समझाया था, समर्थ ने अंदाजा लगा लिया था। अक्षय फिर से एक बार समर्थ को समझाते हुए बोला, अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। बातों ही बातों में अक्षय ने समर्थ के कंधे पर हाथ रख दिया, मगर समर्थ अभी पूरी तरह भरनाया हुआ था। उसने एक ही झटके में अपने कंधे से अक्षय का हाथ हटाया और गुस्से में आकर फिर से बोला, पहली बात तो तेरा भाई नहीं हूं मैं, और याद रखना तुम सबको देख लूंगा मैं। इतना कहने के बाद समर्थ, अक्षय और करण दोनों को बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर गुस्से से बाहर की तरफ चला गया। अक्षय समझ चुका था कि अब समर्थ इस बात का बदला जरूर लेगा, क्योंकि समर्थ गुस्सैल किस्म का लड़का था और कोई उससे जीत जाए ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समर्थ गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठा। उसके दोस्त राहुल को अस्पताल ले जा चुके थे। समर्थ अपने बाकी दोस्तों के साथ घर की तरफ निकल गया। समर्थ गाड़ी चलाते चलाते अपने एक हाथ में सिगरेट लेकर अपने दोस्तों से गुस्से में बोला, इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं मैं, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। इसका बैकग्राउंड निकालो, कौन है,
कहाँ से आया है, क्या करता है, सब कुछ, हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे उसकी। आ दर्द हो रहा है तृप्ति, ये सब करने की क्या जरूरत है, करण तृप्ति से कह रहा था। तृप्ति अपने साथ हमेशा फर्स्ट एड की कुछ चीजें रखा करती थी। उसने अपने बैग से कुछ फर्स्ट एड की चीजें निकालकर करण के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। इतने भयानक तरीके से लड़ने के लिए किसने कहा था? दर्द तो होगा ही ना। जब मैं तुम्हें रोक रही थी तब क्यों नहीं सुना तुमने? अब चुपचाप रहो, तृप्ति करण को एंटीसेप्टिक लगाते हुए समझा रही थी। इतने में ही अक्षय दोनों के नजदीक आया। अब पार्टी चलने लगी थी। कुछ लोग वहां से चले गए थे तो कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद थे। हल्की आवाज में गाने भी बज रहे थे। अक्षय तृप्ति और करण को इस तरह से एक साथ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि करण और तृप्ति एक दूसरे से कुछ और बात करते, तुरंत अक्षय आकर बोला, जब भाभी इतने प्यार से कह रही है तो चुपचाप बात क्यों नहीं मान लेता इनकी? हाँ जिद्दी तो तू बचपन से ही है, कभी तो किसी और की भी बात सुन लिया कर यार। भाभी शब्द सुनकर तृप्ति मानो जैसे शर्मा गई और उसकी नजरें नीचे झुक गई। करण ने मुस्कुराकर इस बात पर अक्षय की तरफ देखकर कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। चल दोस्ती सही, लेकिन कम से कम दोस्त की बात तो मान ले, अक्षय ने भी हंसते हुए कहा। इतने में ही तीनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद अक्षय, करण और तृप्ति तीनों ही एक टेबल की तरफ चले गए। करण ज्यादा ड्रिंक नहीं करता था, मगर अक्षय के कहने पर आज उसने एक दो पैग लगा लिए। अक्षय और करण दोनों अपने हाथ में ग्लास पकड़े हुए थे। इसी बात पर अक्षय ने करण को बड़े ही प्यार से पूछा, यार तू इतने सालों तक था कहाँ? अब तो बता। तेरे पापा से भी बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मेरी बात ही नहीं हो पाई। कर क्या रहा था तू इतने सालों तक? क्या तुझे हम सबकी याद नहीं आई? चल मेरी छोड़, तुझे अपने घर वालों की भी याद नहीं आई? जब भी करण से कोई पुरानी बीती बातों के बारे में बात करने की कोशिश करता, तो अक्सर करण या तो बात को घुमा देता या फिर कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता। करण ने इस बार भी कुछ यूं ही कहा। उसने अपनी बात घुमाते हुए अक्षय से कहा, यार तो फिर वही पुरानी बात लेकर बैठ गया। अब जो हो गया वो हो गया, उस बात को बार बार डिस्कस क्यों करना? अरे मैं बस पूछ रहा हूँ कि इतने साल गायब कहाँ था तू? कम से कम मुझे तो बता सकता है ना, अक्षय ने करण से कहा। तृप्ति धीरे धीरे करण की सारी बातों को ऑब्जर्व कर रही थी। तृप्ति ने इतने दिनों में करण के साथ रहकर ये बात महसूस कर ली थी कि करण कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को और अपने पुराने दिनों को मानो जैसे याद ही नहीं करना चाहता था। मगर तृप्ति ने अभी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अक्षय और करण दोनों की बातें सुन रही थी। करण अक्षय की बात का जवाब देना नहीं चाहता था। उसने अचानक से बात बदल दी और कहने लगा, वो छोड़, तू ये बता कि ये लड़का तेरा दोस्त कब बन गया? समर्थ नाम है ना उसका, ऐसे लोगों से कब से दोस्ती करने लगा तू? हाँ अरे यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, वो इस एरिया के एमएलए का बेटा है। वो पावरफुल आदमी है इसका बाप। तूने गलत पंगा ले लिया, जाते जाते धमकी देकर गया है वो, अक्षय ने करण को जवाब देते हुए कहा। अरे एमएलए का बेटा है तो कुछ भी करेगा क्या? हर चीज की एक लिमिट होती है और वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था, करण ने बदले में अक्षय को जवाब दिया। इसी बीच तृप्ति भी करण से बोल उठी, अक्षय सही कह रहा है करण, तुमने जाने अनजाने में दुश्मनी मोल ले ली है उससे। अरे डोंट वरी तृप्ति, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस मुझे डरा रहा है, करण ने तृप्ति की ओर प्यार से देखते हुए कहा। मैं डरा नहीं रहा हूं, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इसी बीच अक्षय ने करण से कहा। बदले में करण अक्षय से कहने लगा, खतरनाक है तो क्या हुआ, मैं किसी से डरता नहीं हूं, जो गलत है वो गलत है। करण किसी से डरता नहीं था, और खास करके तब तो बिल्कुल भी नहीं जब गलती उसकी नहीं होती थी। करण हमेशा सच्चाई और अपने हक के लिए लड़ना जानता था। तृप्ति बार बार हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देख रही थी। करण समझ चुका था। इसी बीच करण ने चुपके से तृप्ति की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लेट हो रहा है तृप्ति, अब हमें चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तृप्ति ने भी सहमति में अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो लोग बाहर की तरफ चले गए। करण तृप्ति को छोड़ने उसके घर के बाहर तक गया। वहीं ऊपर खिड़की से तृप्ति की छोटी बहन देख रही थी कि कोई लड़का इतनी रात को तृप्ति को घर तक ड्रॉप करने के लिए आया है। वो ऊपर से मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। तृप्ति जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसकी छोटी बहन अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी दीदी तृप्ति को चिढ़ाते हुए बोली, ओहो, अब मैडम का बॉयफ्रेंड बन गया है? आप तो सिर्फ हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल जाने वालों में से थी ना, अब क्या हुआ, प्यार में पड़ गई हो क्या? तू अभी तक सोई नहीं? इतनी रात हो गई है, सो जा चुपचाप। और हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा, अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया कर, तृप्ति ने अपनी छोटी बहन से कहा। वहीं दूसरी तरफ, उस्ताद उस्ताद, आप इतने टाइम से क्या सोच रहे हैं? क्या खुराफाती करने की सोच रहे हैं आप?
विजय उस्ताद की गैंग से एक आदमी विजय को देखकर बोला। विजय अपने हाथ में एक सिगरेट लिए कुर्सी को हिलाते हुए मानो जैसे गहरी सोच में डूबा हुआ था। विजय ने अपने आदमी को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद विजय खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को टेबल पर बुझाते हुए अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, वो लड़का अपन के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। कौन सा लड़का उस्ताद? पास में बैठे एक दूसरे आदमी ने विजय उस्ताद से कहा, अबे वही लड़का जिसको अभी पार्टी में देखकर आ रहा अपन। अबे वो बंटी, तेरे को क्या लगता है उसको अपनी टीम में अंदर करने का है क्या? अपन के भेजे में ये बात बहुत टाइम से घूमे जा रही है। विजय उस्ताद ने अपने पंटर लोगों से कहा। पास में मौजूद बंटी विजय से बोला, लेकिन उस्ताद उसने तो साफ साफ मना कर दिया था ना अपन को। हाँ मना कर दिया था, लेकिन एक बार और ट्राई करने में क्या जाता है, विजय उस्ताद ने बंटी से कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद फिर से विजय उस्ताद बंटी से बोला, ए बंटी, तूने देखा ना वो हमेशा फटीचर सा बना रहता है। लगता है उसको पैसे की तंगी है। हम उसको कुछ पैसा ऑफर करके ट्राई करें क्या? लेकिन उस्ताद, लगता नहीं कि वो पैसों के लिए ये सब करेगा। उस टाइप का लड़का नहीं लगता है वो। बंटी ने विजय उस्ताद को जवाब दिया, वो सब अपन को नहीं पता। अपन को किसी भी तरह से उस रापचिक लड़के को अपनी टीम में होना मांगता है, फिर चाहे अपन को उसके लिए कुछ भी करने का पड़े। अपन करेगा बेडू, विजय बंटी की तरफ गुस्से में देखकर बोला। विजय किसी भी तरह करण को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। विजय के दिमाग में करण की वो पर्सनैलिटी, लड़ने का तरीका उसके दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। विजय किसी भी हालत में करण को गंवाना नहीं चाहता था। वहीं एक गली में, रात बहुत हो गई है, सब लोग घर पर मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी घर के लिए निकलना होगा। करण अपने आप से बात करते हुए रास्ते में चल रहा था। काफी रात हो गई थी। करण अपनी मंजिल के काफी नजदीक था। तभी करण को अचानक से महसूस हुआ जैसे किसी और के कदमों की आहट भी उसे सुनाई दे रही थी। करण अचानक रुक गया। वो देख रहा था कि जब जब उसके कदम रुक रहे थे तब तब वो आवाज भी गायब हो रही थी। उसने बिना किसी देर किए हुए ही तुरंत पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। हो सकता है मेरा वहम हो। इतना कहने के बाद करण फिर से आगे की तरफ चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, कुछ देर बाद फिर से उसे किसी के चलने की आवाज अपने पीछे सुनाई देने लगी। करण ने फिर से मुड़कर देखा तो दोबारा से वहां कोई नहीं था। अब करण एकदम से अलर्ट हो चुका था। अभी करण को देर भी हो रही थी, मगर करण जानता था कि उसने इतने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी कि कोई भी करण पर कभी भी वार कर सकता था। करण ने थोड़ी देर फिर से चलना शुरू कर दिया। अभी भी किसी के कदमों की आहट करण को लगातार सुनाई दे रही थी। करण ने बार बार इधर उधर देखा मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। आखिर आधी रात को कौन करण का पीछा कर रहा था? क्या विजय उस्ताद करण को अपनी गैंग में शामिल करने में कामयाब हो पाएगा? आखिर क्या होगा समर्थ और करण की दुश्मनी का अंजाम? क्या समर्थ करण को जैसे तैसे अपने लड़खड़ाते कदमों से करण अपने घर पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी। मिष्टी घर पर अकेली थी। करण इस बात का पता तो नहीं लगा पाया कि कौन उसका पीछा कर रहा था, लेकिन घर जल्दी पहुंचने की वजह से उसने अभी के लिए उस बात को इग्नोर कर दिया। जब मिष्टी ने दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने करण को हल्के नशे में झूमता हुआ पाया। करण को देखते ही मिष्टी समझ गई थी और वो अपने भाई से बोली, आप ठीक तो है ना भैया? कहाँ रह गए थे? कितनी देर कर दी आपने आने में? हाँ वो जरा लेट हो गया, सॉरी, करण मिष्टी से नजरें चुराते हुए बोला। करण मिष्टी से नजर मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि करण मिष्टी के दिमाग में कोई भी गलत असर नहीं डालना चाहता था। आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए खाना लगाऊं? मिष्टी ने बड़े ही प्यार से करण की तरफ देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं मिष्टी, इतनी रात हो गई है, तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। करण ने मिष्टी के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और वो सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। मिष्टी ने फिर से कुछ कहने के लिए सोचा, लेकिन कुछ देर सोचते रहने के बाद भी वो अपने भैया से कुछ कह नहीं पाई। कुछ घंटे बाद कांच के टूटने के साथ ही मिष्टी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। भैया भैया आप ठीक तो है ना? भैया दरवाजा खोलो, भैया प्लीज दरवाजा खोलो। सुबह सुबह मिष्टी करण के दरवाजे को खटखटाकर जोर से बोल रही थी। करण ने दरवाजा खोला तो मिष्टी डरी सहमी हुई उसकी नजरों के सामने थी। करण को अपनी नजरों के सामने देखकर मिष्टी ने करण को जोर से गले लगा लिया और रो रो कर कहने लगी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे हाँ मिष्टी, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ बच्चा? करण ने मिष्टी को प्यार से सहलाते हुए कहा। किसी ने आपकी खिड़की पर जोर से पत्थर मारा, मैं एकदम से डर गई। लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन होगा? किसने मारा पत्थर?
मिष्टी के इतना कहते ही करण सीधे अपनी खिड़की की तरफ दौड़ा। वहां खिड़की का कांच टूटा पड़ा था। करण ने जब खिड़की खोलकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। इधर उधर देखने पर भी करण को कुछ खास सबूत नहीं मिला। तभी करण की नजर अचानक अंदर आए पत्थर के साथ एक पुड़िया पर पड़ी। कागज की पुड़िया से लपेटा हुआ पत्थर खिड़की के एक कोने में जा गिरा था। करण समझ गया था कि किसी ने यह हरकत जानबूझकर की है, मगर वो मिष्टी को इन सब मामलों में नहीं घसीटना चाहता था। उसने बड़े ही प्यार से मिष्टी को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम डरो मत। बच्चे खेल रहे होंगे सुबह सुबह, और मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ ठीक है, चलो थोड़ी देर बाद हम पापा से मिलने जाएंगे। मिष्टी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वो वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। मिष्टी के चले जाने के बाद करण ने बिना देर किए वो कागज की पुड़िया उठा ली। उस पुड़िया में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ने के बाद करण हैरान रह गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से बच जाएगा? कुछ सालों पहले तूने जो भी कांड किया था ना, उसके बाद तेरा बचना नामुमकिन है। अपने आप को बचाने के लिए जो कर सकता है कर ले, क्योंकि अब तेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू। ये पुड़िया किसने फेंकी होगी, क्यों फेंकी? करण इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था, मगर करण अपने मन ही मन में खुद से सवाल जवाब कर रहा था। ये सब हरकतें कौन कर सकता है आखिर? करने को तो कोई भी कर सकता है। आजकल इतने दुश्मन जो पाल लिए मैंने। वो लड़का समर्थ, क्या समर्थ है साहब? नहीं, ये समर्थ ने नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें पुरानी चीजों का जिक्र हुआ है। तो फिर कौन है ये? घड़ी को देखने के बाद करण ने उस पल के लिए उस पुड़िया को डस्टबिन में फाड़ कर फेंक दिया। अभी के लिए करण सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करना चाहता था। आखिर कौन था ये शख्स जिसने करण को पूरी तरह हैरान कर दिया था? क्या था करण के कुछ साल पहले का राज? पापा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आज मेरी जॉब का पहला दिन है। अपने पापा के पैर छूते हुए करण बड़े ही प्यार से किशन से कह रहा था। मिष्टी और हर्षित पास में खड़े उन दोनों को देख रहे थे। आज करण का नौकरी में पहला दिन था। सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में करण ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए करण ने अपने फर्ज निभाने की कसम खा ली थी। किशन की हालत में पहले से बेहतर सुधार था, मगर अभी भी उसे घर जाने की रजामंदी नहीं मिली थी। उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद ही वो घर जा सकता था। भगवान करे तुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिले और तू खूब खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम बच्चों के साथ है। तुम लोगों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। बड़े ही प्यार से किशन ने करण के सर पर हाथ रखते हुए कहा। इतने में ही करण हर्षित के सामने गया और हर्षित से कहने लगा, अब आपको परेशान नहीं करूंगा मैं भैया। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। लगता है तू वाकई में बहुत बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है अब तो। हर्षित ने हंसते हुए करण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब कुछ आपसे तो सीखा है भैया। करण ने भी मजाकिया लहजे में हर्षित से कहा। इतना कहकर पूरा परिवार खुशी से खिलखिलाने लगा। अपनी बात खत्म करने के बाद करण बाहर की ओर आ गया। करण जा ही रहा था कि अचानक से पीछे से एक आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस करण। करण ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने तृप्ति खड़ी थी। तृप्ति के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। जॉब में पहला दिन होने की वजह से करण के दिमाग से निकल गया था कि उसे तृप्ति से भी मिलकर जाना चाहिए। तृप्ति को देखते ही करण बोला, तृप्ति तुम? आई एम सॉरी, मैं इतनी हड़बड़ाहट में था, तुम्हें बताना ही भूल गया। कोई बात नहीं करण, वो जरूरी नहीं है। तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो, जरूरी वो है मेरे लिए। तृप्ति ने करण से कहा। अभी तक मिष्टी तृप्ति को सब कुछ बता चुकी थी। तृप्ति भी करण के लिए बहुत खुश थी। तृप्ति हमेशा करण को खुश देखना चाहती थी। करण बार बार घड़ी को देख रहा था क्योंकि उसे अभी लेट हो रहा था। इतने में ही तृप्ति करण से बोली, मैं जानती हूँ तुम लेट हो रहे हो, अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखना। करण ने तृप्ति की तरफ एक प्यारी सी स्माइल पास की और वो सीधे अपनी जॉब पर चला गया। वहीं दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लोग अंदर बाहर जा रहे थे। कोई हड़बड़ी में था तो कोई बड़े ही आराम से अंदर अपने काम के सिलसिले में ऑफिस में दाखिल हो रहा था। मित्तल एजेंसी नाम की यह कंपनी शहर में काफी टाइम से अपना दबदबा बनाए हुए थी। ये शहर के फिट और हट्टे कट्टे लड़कों और नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ऑफर करती थी। जिस किसी को भी अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए होते थे, मित्तल एजेंसी उनको अपने एम्प्लॉय द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। करण इस बात से काफी खुश था कि उसे इस तरह की जॉब करने का मौका मिला। करण मित्तल एजेंसी के अंदर एंटर हो गया। सभी एम्प्लॉय अपना अपना काम कर रहे थे। करण के अंदर दाखिल होने पर सभी लोगों की नजर करण पर पड़ी। सभी लोग जानते थे कि करण का आज जॉब में पहला दिन है।
कुछ लोग करण को देखकर कानों में फुसफुसा रहे थे, तो कुछ लोग करण की तरफ देखकर स्माइल पास कर रहे थे। इससे पहले कि करण किसी से कुछ पूछता या कोई और करण से कुछ कहता, सामने से एक आदमी करण की तरफ आया और रूड लहजे में बोला, वेलकम मिस्टर करण। आज तो आप टाइम पर आ गए हैं, लेकिन अगर कभी भी लेट हुआ तो जॉब खतरे में आ सकती है आपकी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरों की तरह तुम भी यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को डिसरिस्पेक्ट करो। ये था करण का बॉस मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा जरा गुस्सैल और रूड किस्म का आदमी था। उसकी उम्र यही कोई 40-42 साल की होगी। दिखने में थोड़ा हेल्दी था और इसको ऑफिस में कोई भी पसंद नहीं करता था। पॉजिटिविटी को कैसे नेगेटिविटी में बदल देना है, ये मिस्टर वर्मा भली भांति जानता था। मिस्टर वर्मा ने सभी लोगों की नाक में दम कर रखा था। किसी को छुट्टी लेनी हो या कुछ इमरजेंसी हो, मिस्टर वर्मा हमेशा अपना मुंह बना लेता था। यस यस सर, करण ने मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर वर्मा की नजर पास में बैठे दो लड़कों पर बार बार जा रही थी और कहीं ना कहीं मिस्टर वर्मा उन्हीं दो लोगों को ताने मार रहा था। करण ये बात अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था। कुछ देर बाद मेरे कैबिन में आ जाना, तो मैं सारा काम समझा दूंगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो अपने सीनियर से पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना, क्योंकि मुझे काम में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद मिस्टर वर्मा सभी लोगों को घूरते हुए अपने कैबिन में चला गया। मिस्टर वर्मा के अंदर जाते ही सभी लोगों को मानो जैसे एक राहत की सांस आई। मिस्टर वर्मा के आते ही माहौल बदल गया था और उसके जाने के बाद वर्किंग एनवायरनमेंट मानो थोड़ा हल्का नजर आने लगा। करण अपनी सीट पर जा ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, इसका रोज का है भाई, उसकी बात को ज्यादा दिल पे मत लगाना, तू बस अपना काम कर। करण ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का करण को बोल रहा था जैसे थोड़ी देर पहले मिस्टर वर्मा ने ताने मारे थे। ये था विश्वास। विश्वास भी करण की ही उम्र का लड़का था, दिखने में हट्टा कट्टा और नौजवान। विश्वास करण के पास आया और उसने करण से हाथ मिलाया। दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की। हाँ, इसको देखकर ही लग रहा था मुझे, बहुत खड़ूस टाइप का आदमी है। करण ने भी विश्वास की तरफ हंसकर कहा, हाँ ऐसा ही है, इसका रोज का ड्रामा है, विश्वास ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद ही विश्वास अपने बारे में करण को बताने लगा और बताते हुए बोला, मेरा नाम विश्वास है, मैं यहाँ पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। लगता है काम के साथ साथ लोगों को परखने का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, करण ने मजाकिया लहजे में विश्वास से कहा। बातें करने के बाद दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। विश्वास और करण कुछ ही देर में इतने अच्छे दोस्त बन गए मानो जैसे वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हों। और फिर काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद विश्वास और करण दोनों ही अपने काम में लग गए। कुछ घंटे में शाम हो चली थी। शाम की चाय का वक्त भी हो गया था। करण अपनी सीट से उठकर विश्वास की तरफ चला गया और विश्वास से कहने लगा, चलो भाई चाय पीने चलते हैं, आज की चाय मेरी तरफ से, इसी बहाने 2 बातें भी हो जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। इतना कहने के बाद विश्वास उठ गया और करण के साथ चाय पीने निकल गया। करण विश्वास के साथ काफी घुल मिल गया था। करण को यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस जॉब में उसका पहला दिन है। चाय पी लेने के बाद विश्वास और करण वापस काम की तरफ लौट रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर आगे की तरफ चल रहे थे। उन दोनों की बातें मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। इतने में ही अचानक एक लड़की आकर करण से टकरा गई। आई एम सॉरी, गलती से आपको टक्कर लग गई। इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी करता, वो लड़की करण को घूरकर देखने लगी और करण बीच में ही रुक गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की जोर से चिल्लाकर करण की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? अरे लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से आपको टक्कर लग गई, करण ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा। दीक्षा दिखने में काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। कुछ 10 दिन पहले ही दीक्षा के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुरी तरह से चीट किया था, जिस वजह से वो अभी तक फ्रस्ट्रेट थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसका पारा हमेशा हाई रहता था। दीक्षा खूबसूरत होने के साथ साथ अपने बिहेवियर से बहुत रूड थी और करण ने उसका एग्जाम्पल सामने ही देख लिया था। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने जानबूझकर किया ये, दीक्षा ने रूड होकर करण से कहा। अरे लेकिन अब मेरी बात तो, करण अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। दीक्षा ने उसे बीच में दोबारा से टोक दिया। जस्ट शट अप, गलती करते हो और फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते। दीक्षा ने इतना कहकर करण को एकदम चुप करा दिया। दीक्षा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब तक ऑफिस के बाकी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। दीक्षा जोर जोर से करण पर अपना गुस्सा उतार रही थी। सभी लोग करण को घूर घूर कर देख रहे थे। बहुत देर तक करण को भला बुरा कहने के बाद दीक्षा वहां से गुस्से में चली गई। दीक्षा के जाते ही विश्वास करण से टेंशन में आकर बोला,
ये तूने क्या किया भाई? ये हमारी मैनेजर है, मिस दीक्षा। तूने पहले दिन आते ही उससे पंगा ले लिया। ओ तेरी, ये हमारी मैनेजर है। करण ने अपने सिर पर हाथ दे मारा। क्या एक्शन लेगी मिस दीक्षा? क्या करण अपने पहले दिन ही जॉब से निकाला जाएगा? आखिर किसने सुबह सुबह करण की खिड़की पर पत्थर मारा था? क्या करण की जान पर कोई मुसीबत आने वाली है? करण ने अपनी जॉब के पहले ही दिन अपनी मैनेजर दीक्षा को जाने अनजाने में नाराज तो कर दिया था, मगर करण की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन दीक्षा ने इसको गलत तरीके से ले लिया, जबकि करण तो ये तक नहीं जानता था कि दीक्षा उसकी मैनेजर है। ये पता चलने पर करण के होश उड़ गए। विश्वास के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा था, मगर करण कभी भी किसी सिचुएशन से डरता नहीं था। वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता था। उसने बदले में विश्वास से कहा, माना कि वो मैनेजर है, लेकिन उसमें इतना डरने की क्या बात है? अगर मैंने गलती ही नहीं की है तो किस बात की सजा देंगे वो मुझे? ये तो आपने भी देखा ना कि मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। विश्वास ने बदले में करण को जवाब देते हुए कहा, हाँ मेरे भाई, ये बात तो अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, लेकिन उसको तो यही लगा ना कि तुमने जानबूझकर उसे टक्कर मारी है, और वो हमारी बात नहीं सुनने वाली। ऑफिस में काफी रुतबा है उसका, और वो अपना बॉस है ना, मिस्टर वर्मा, उसके साथ भी इसकी अच्छी बनती है। जिस लहजे में विश्वास करण को अपनी बात बता रहा था, उसके चेहरे को देखकर ही ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो मन ही मन बहुत घबराया हुआ है। तभी करण ने विश्वास को समझाते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। बात घबराने की नहीं है, तू समझ नहीं रहा, विश्वास ने कहा। फिर करण और विश्वास दोनों ही ऑफिस के अंदर चले गए। कुछ ही देर में विश्वास दो लड़कों के साथ करण की तरफ आया और उन दो लड़कों को करण से मिलवाते हुए बोला, करण, ये अमित और ये कार्तिक है, ये लोग भी मेरी ही तरह यहाँ कुछ सालों से काम कर रहे हैं। उन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की। अभी तक विश्वास ने कार्तिक और अमित दोनों को ही करण के साथ हुए वाक्य के बारे में बता दिया था। इससे पहले कि करण दोनों से कुछ बात करता, विश्वास ने बीच में ही करण से कह दिया, आज शाम को तू हमारे साथ खाने पर चल रहा है। यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, स्पेशली वहाँ के कबाब क्या लाजवाब है। अरे लेकिन मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि करण ने अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि विश्वास ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे क्यों पर? लेकिन कुछ नहीं, तू चल रहा है मतलब चल रहा है बस, और जो भी सीन अभी थोड़ी देर पहले हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, तू टेंशन मत ले, विश्वास ने करण की ओर देखते हुए कहा। करण के पास अब हाँ बोलने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने अपना सिर सहमति में हिला दिया और वो सभी लोग शाम को एक साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। मित्तल एजेंसी के कुछ दूर ही एक रेस्टोरेंट था, जहां पर अक्सर विश्वास अपने दोस्तों के साथ आया जाया करता था। आज करण भी पहली बार उस रेस्टोरेंट जा रहा था। रेस्टोरेंट छोटा था, मगर उसकी साज सजावट बहुत अच्छी थी। कुछ लोग अपने खाने का इंतजार कर रहे थे तो कुछ लोग अपने खाने का लुत्फ उठा रहे थे। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की ने अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। वो बार बार अपना चेहरा मानो जैसे लोगों से छुपा रही थी। करण को यह देखकर कुछ अजीब महसूस हुआ। वो सभी लोग बाहर लगी चेयर पर बैठे हुए थे, मगर करण लगातार उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसने विश्वास से आखिरकार पूछ ही लिया, और सब तो ठीक है भाई, लेकिन वो जो लेडी है ना, वो इस तरह बार बार अपना चेहरा क्यों ढक रही है? विश्वास ने सामने देखा तो उसके सामने रेशमा मौजूद थी। रेशमा उस रेस्टोरेंट की मालकिन थी, जो अकेले ही उस रेस्टोरेंट को चलाती थी। विश्वास ने करण को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है यार उसकी, बहुत गलत हुआ था उसके साथ। क्या क्या हुआ था उसके साथ? करण ने पूछा। विश्वास ने पलटकर रेशमा की ओर देखा और करण से कहने लगा, अरे ये रेशमा है और अपने कॉलेज टाइम पर बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। उस टाइम इसका एक बॉयफ्रेंड भी था। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के ने इसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया यार। गुंडा टाइप का लड़का था वो। तब से ये अकेली है और आज अपने दम पर सब कुछ कर रही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग लड़की है, अकेले सब कुछ करती है। पूरे रेस्टोरेंट उसने अकेले ही संभाल रखा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार दुनिया में, क्या क्या कर रहे हैं सब। करण ने हैरानी भरे लहजे में रेशमा की ओर देखते हुए विश्वास से कहा। इतने में ही पास बैठा अमित करण को देखते हुए बोला, आजकल बहुत आम हो गया है ये सब, प्यार के नाम पर एक दूसरे को लोग हर्ट करने लगे हैं। इस बात पर कार्तिक ने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। सभी लोग रेशमा को देखकर मानो जैसे एक बार के लिए उदास हो गए, मगर सामने मौजूद रेशमा
बड़ी शिद्दत के साथ अपना काम कर रही थी। उसकी आंखों की चमक को देखकर पता चल रहा था कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। इतने में ही ऑर्डर भी आ गया। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। करण रेशमा के बने हुए खाने की तारीफों के पुल बांध रहा था। तभी अचानक बाइकों की आवाज आने लगी। तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए कोई 4 लड़के वहां आ पहुंचे। दिखने से ही मालूम पड़ रहा था कि वो आजकल के मॉडर्न अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। उनका हुलिया, उनका स्टाइल बहुत अलग था। किसी के हाथ में चेन थी तो किसी ने अपने हाथों में सिगरेट दबाई हुई थी। उनकी आंखों को देखने से ही पता चल रहा था कि वो लोग नशे में धुत थे। देखते ही देखते वो 4 लड़के पास वाली टेबल पर आ बैठे। आसपास जो लड़कियां बैठी हुई थीं, उन सभी लड़कियों को वो लड़के अजीब निगाहों से ताक रहे थे। उनमें से एक लड़के ने पास में बैठी लड़की को कमेंट पास करते हुए कहा, कभी हमारे साथ भी बैठ जाओ जाने मन। उन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। वहां पर बैठी सभी लड़कियां उन लड़कों के आने भर से ही अनकंफर्टेबल हो गई। वो 4 लड़के करण और उसके दोस्तों के बगल वाली टेबल पर बैठ गए। करण उन लड़कों को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा था। इतने में ही उनमें से एक लड़के का फोन बजा और उसने फोन उठाते ही बोला, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, यहाँ पर तो एकदम मस्त माहौल है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। इतना कहने के बाद उस लड़के ने फोन कट कर दिया। वो बार बार वहां रेस्टोरेंट में बैठी सभी लड़कियों को गंदी नजरों से देख रहा था और फिर वो लड़के आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के को देखकर बोला, उस कल वाली लड़की के साथ मजा नहीं आया यार, दिखने में ही बस पटाखा लग रही थी। इतने में ही दूसरा लड़का पहले लड़के को जवाब देते हुए बोला, अरे उस लड़की को छोड़, यहाँ देखना चारों और एक से बढ़कर एक हसीनाएं बैठी हैं। हाँ? बोल तो तेरा टांका भिड़ा दूं उससे। पहले लड़के ने जवाब दिया। भिड़ा दे यार। दूसरे लड़के ने जवाब दिया। उन लोगों की बातें करण को सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो लोग वहां पर मौजूद लड़कियों को देखकर इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे कि करण से ये सुना नहीं जा रहा था। इतने में ही रेशमा उनकी टेबल पर आई और उनका दिया हुआ ऑर्डर परोसने लगी। रेशमा ने अपने हाथों से उन लड़कों के टेबल पर नान और कबाब परोसा। इतने में ही उन गुंडों वाले ग्रुप में मौजूद एक लड़का कहने लगा, मैडम आपके हाथ तो बहुत नरम है, लगता है आपके अंदर बहुत गर्मी है, कहो तो मैं। वो लोग रेशमा को भी छेड़ने लगे थे। रेशमा उन लोगों की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने फटाफट कबाब परोसा और वो भागती हुई पीछे की तरफ चली गई। जब करण के कानों में ये बात गई तो उसकी आंखों में एकदम गुस्सा उतर आया। उसने अपनी टेबल पर जोर से गुस्से में अपना हाथ पटक दिया। अरे क्या हुआ करण? विश्वास ने तुरंत करण से पूछा। तू सुन रहा है ना किस टाइप की बातें कर रहे हैं वो लोग? करण ने गुस्से में उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। अरे जाने देना यार, तो इन छिछोरों से मत उलझ, विश्वास ने कहा। अरे ऐसे कैसे चुपचाप सुनता रहूं उनकी गंदी बातें? सभी लड़कियों को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं वो, सुन रहा है ना? करण ने विश्वास से गुस्से में कहा। विश्वास एक ही दिन में करण के गुस्से को भली भांति समझ चुका था। विश्वास ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर करण को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो उसका गुस्सा भयानक रूप ले सकता है। विश्वास करण को समझाने लगा, देख भाई, हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं तो खाना एंजॉय करके हम चलते हैं ना, दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ानी है? बात टांग अड़ाने की नहीं है भाई, बात है लड़कियों की इज्जत की। हमारी आंखों के सामने गलत चीजें हो रही हैं, हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी तरह सभी लोग ऐसी चीजों को इग्नोर करने लगे तो फर्क क्या रह जाएगा ऐसे लोगों में और हम में? करण ने गुस्से में कहा। करण का गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब करण उन लड़कों की धुलाई करने वाला था। करण लड़कियों की बहुत इज्जत करता था और अपनी आंखों के सामने इस तरह की चीज होते हुए देख उसका खून हमेशा गर्म होने लगता था। इससे पहले कि विश्वास करण को फिर से कुछ कहता, उन गुंडों में मौजूद एक लड़का सीधे सीधे करण की टेबल की तरफ आने लगा और गुस्से में करण को घूरते हुए बोला, तू अपना हाथ क्यों पटक रहा है बे टेबल पर? और कब से देख रहा हूँ, तू घूर क्यों रहा है? मैं हाँ, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है उस लड़की के लिए? बहुत बुरा लग रहा है? हाँ, क्या लगती है वो तेरी? अगर तुझे तकलीफ हो भी रही है ना तो अपनी गर्मी अपने अंदर ही रख, समझा? करण कुछ देर तक एक भी शब्द नहीं बोला। अभी उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। पास में मौजूद विश्वास, कार्तिक और अमित तीनों ही खामोश बैठे थे, क्योंकि वो लोग इस तरह के लड़के नहीं थे। लड़ाई झगड़ा और इन सारी चीजों से वो काफी दूर रहते थे। वो लड़का इतनी बातें बोलने के बाद अपनी टेबल की तरफ मुड़ ही रहा था कि तभी करण ने पीछे से चिल्लाकर गुस्से में कहा, वो मेरी जो भी लगती है लेकिन तू इस तरह बात नहीं कर सकता किसी से। इतना कहने के बाद करण अपनी टेबल से उठ गया। वो लड़का भी करण की तरफ आ गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थे और एक दूसरे की आंखों में घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में ही वो लड़का बोला, करूंगा और तेरी आंखों के सामने करूंगा, जो करना हो कर ले।
उस लड़के ने ऐसा कहकर करण के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। करण ने अपनी मुट्ठी और जोर से दबा ली और अंदर ही अंदर वो अपने दांत पीसने लगा। सामने मौजूद उस लड़के की आंखों में भी गुस्सा नजर आ रहा था। इससे पहले कि करण उस लड़के से कुछ और कहता, उस लड़के ने जोर से करण के मुंह पर एक मुक्का दे मारा और ये देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। करण ने कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि करण अभी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर करण की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। इससे पहले कि करण उस लड़के पर उल्टा वार करता, पीछे से विश्वास जाकर करण से कहने लगा, चलना भाई, यहां से चलते हैं। ये लड़के कुछ ठीक नहीं लग रहे, उनको देख, दिखने में ही गुंडे लग रहे हैं। प्लीज यहां से चल, यहां पर रहना ठीक नहीं होगा भाई। इतने में ही सामने मौजूद वो लड़का करण को देखकर हंसने लगा और बोला, तेरा दोस्त सही कह रहा है, मुझसे पंगा लेना ठीक नहीं है। चल कट ले यहाँ से, वरना तेरे पैर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा मैं। करण कुछ देर रुका रहा, फिर उसने विश्वास को साइड किया और बदले में उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। अब इन दोनों की भयानक लड़ाई होने वाली थी, क्योंकि करण ने अपना कंट्रोल खो दिया था। बदले में उस लड़के ने भी करण का कॉलर पकड़ लिया और करण का हाथ पीछे मरोड़कर उसे कहने लगा, बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुझे, अब बताता हूं तुझे। करण चल यार यहाँ से, प्लीज ये सब मत कर। विश्वास अभी भी पीछे से करण को समझा रहा था, मगर करण उन लोगों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। तभी करण ने एक जोरदार लात उस लड़के को पीछे से मारी और वो लड़का पीछे होकर जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। करण उसके ऊपर चढ़ गया और उसके मुंह पर मुक्के बरसाने लगा और गुस्से में जोर जोर से कहने लगा, लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती है ना तुझे, अब मैं तुझे बताऊंगा लड़कियों के साथ कैसे पेश आते हैं। तेरे घर में माँ बहन नहीं होगी ना, तभी तुझे संस्कार नहीं मिले। लड़कियों की इज्जत करना सीख, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेशमा दूर से ये सब देख रही थी। रेशमा भी एकदम हैरान रह गई कि उसके रेस्टोरेंट में अचानक इतनी भयानक लड़ाई कैसे हो गई, क्योंकि इस तरह के लड़के रोज उसके रेस्टोरेंट में आया जाया करते थे, मगर कभी भी किसी ने पलटकर उन लड़कों से मुंह चलाने की कोशिश नहीं की थी। इतने में ही पीछे से एक लड़का आया और उसने पास में मौजूद कांच की बोतल को जोर से तोड़ डाला और आधी बोतल लिए हुए करण की ओर दौड़ने लगा। इससे पहले कि वो लड़का करण के पीछे जाकर वार करता, विश्वास पीछे से चिल्लाने लगा, करण, करण पीछे, करण पीछे देख। तब सभी लोगों की हैरान नजरें करण पर ही टिकी हुई थी। आखिर क्या मोड़ लेगी करण की ये भयानक लड़ाई? आखिर कौन थे ये चार लफंगे लड़के?